तबलीगी जमात जो संगठन है मुस्लिम कंट्रियों में पूर्ण रूप से बैन है। सऊदी अरब ने खुलेआम कहा है, कोई भी गूगल पे सर्च कर सकता है कि तबलीगी जमात आतंकवाद का एक दरवाज़ा है। तबलीगी जमात सऊदी अरब ने खुद कहा है और ईरान सरकार ने खुद कहा है कि तबलीगी जमात आतंकवादियों का गढ़ है। रूस ने तो यहाँ तक कहा है कि तबलीगी जमात आतंकवादी संगठन है। उसके बावजूद भी हमारी भारत सरकार इस पे मेहरबान क्यों है? पहली बात, तबलीगी जमात का जब चर्चाओं में आया था 2020 में कोरोना टाइम पे, इसके खिलाफ जो तबलीगी जमात का मुखिया है मौलाना साद, इसके खिलाफ 20 से लेकर 25 FIR हुई थी। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने और हमारी भारत सरकार ने इससे पूछताछ करने की जहमत तक नहीं उठाई। इतनी मेहरबानी क्यों? किन लोगों का संरक्षण है? क्योंकि जिस देश को लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती रही है, उस देश में जो है, जहां मुस्लिम देश है, वहां पर जो है तबलीगी जमात बैन है, और भारत में जो है इनको जो है विशाल सर के पास आने का क्या वजह है? वजह ये है कि एक संगठन है तबलीगी जमात जो कई मुस्लिम देशों में बैन है और हमारी भारत में काफ़ी धर्मांतरण, बम ब्लास्ट कराने वाले आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, धर्मांतरण को लेकर सपोर्ट करता है, धर्मांतरण करवाता है और जिहादी मानसिकता वाले लोगों की सपोर्ट करता है। इस संगठन की स्थापना 1926 में हुई थी, जब कांग्रेस ने इसे RSS को काउंटर करने के लिए इसकी स्थापना कराई थी, जबकि RSS की स्थापना 1925 में हुई थी, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। तब से लेकर आज तक तबलीगी जमात मुस्लिम संगठन ने देश में अराजकता को, आतंकवादियों को, धर्मांतरण को, जिहाद को, लब जिहाद को, इसे को बढ़ावा दिया है। जबकि तबलीगी जमात जो संगठन है मुस्लिम कंट्रियों में पूर्ण रूप से बैन है। सऊदी अरब ने खुलेआम कहा है, कोई भी गूगल पे सर्च कर सकता है कि तबलीगी जमात आतंकवाद का एक दरवाज़ा है। तबलीगी जमात सऊदी अरब ने खुद कहा है और ईरान सरकार ने खुद कहा है कि तबलीगी जमात आतंकवादियों का गढ़ है। और भी कई मुस्लिम कंट्रियां हैं जिन लोगों ने खुलेआम कहा है कि तबलीगी जमात एक आतंकवादी संगठन है, आतंकवाद का दरवाज़ा है। और रूस ने तो यहाँ तक कहा है कि तबलीगी जमात आतंकवादी संगठन है। उसके बावजूद भी हमारी भारत सरकार इस पे मेहरबान क्यों है? पहली बात, तबलीगी जमात का जब चर्चाओं में आया था 2020 में कोरोना टाइम पे, इसके खिलाफ जो तबलीगी जमात का मुखिया है मौलाना साद, इसके खिलाफ 20 से लेकर 25 FIR हुई थी। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने और हमारी भारत सरकार ने इससे पूछताछ करने की जहमत तक नहीं उठाई। इतनी मेहरबानी क्यों? दूसरी बात, तब चर्चाओं में आया जब दिल्ली के चांदनी चौक में एक बम ब्लास्ट हुआ। उसमें खुलेआम हमारी जांच एजेंसियों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि एक डॉक्टर शाहीन थी, डॉक्टर साइद थे, डॉक्टर परवेज साइद थे जो बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, जिनका सीधा लिंक तबलीगी जमात से था। उसके बावजूद भी किसी भी जांच एजेंसी ने तबलीगी जमात के किसी भी पदाधिकारी से या तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद से पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतनी मेहरबानी क्यों मौलाना साद और इस आतंकवादी संगठन पर? इसी को लेके हमने विशाल सर के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मूव कराई है और पिटीशन मूव हुई है। आगे माननीय उच्च न्यायालय की से हमने मांग की है कि इसकी जांच कराई जाए। फंड कहाँ से आता है, किस लिए आता है, किस काम के लिए लेते हैं और किन किन आतंकवादी संगठनों में तबलीगी जमात का हाथ रहा है। पहले कोरोना काल में जो है तबलीगी जमात का एक बार चर्चाएं तेज हुई थी, अब जो है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि तबलीगी जमात के खिलाफ 20 से 25 FIR हुई। क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन की, दिल्ली पुलिस की, वो इन्वेस्टिगेशन पूछताछ में ही रह गई। और तो और तबलीगी जमात का जो मरकज़ था वो इतनी जल्दी में सील कर दिया गया कि कुछ पता नहीं। उसके बावजूद गुपचुप इतनी जल्दी में खोल दिया गया, किसी को कुछ पता ही नहीं लगा तबलीग क्या, कब खोला, कैसे, किस बात खोला, किसके आदेश हुए। और तो और यहाँ तक कहा जाता है कि तबलीगी जमात का मुखिया है मौलाना साद को बाहर भेजने में सरकार ने ही उसकी मदद की। बाकी देखिए, सिमरन गुप्ता जी के एडवोकेट विशाल सिंह है। सर, सरकार के ऊपर भी कई सारे आरोप खड़ा हो रहे हैं।
नहीं, देखिए, जो भी सत्ता में रहेगा उसके ऊपर आरोप लगेंगे और यही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जा सकता है। सरकार जो सत्ता में रहेगी सवाल उसी से इंसान पूछेगा, विपक्ष से नहीं। हालांकि मैं मानता हूं कि इस देश का विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि ये सब सवाल जो जनता कर रही है ये सब सवाल विपक्ष को करना चाहिए था जनता की तरफ से, तभी विपक्ष के लोग आगे चलकर चुनाव में जीत कर आएंगे। और जो भी सत्ता में रहेगा चाहे जो कोई भी हो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यही लोकतंत्र का सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से सवाल पूछता है तो वो सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार जहां गलत काम कर रही है उसको अपने माध्यम से सुधारने की एक छोटी सी कोशिश करता है। और जब इस देश के प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं तो सभी व्यक्तियों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने सबको स्वीकार किया है। मुझे याद है एक वाकया, जब प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था तो इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे सेवकों का जो कि श्रमदान किए थे उनका पैर धुल रहे थे। यही हमें मजबूत बनाता है अपनी बात सरकार के खिलाफ रखने के लिए भी, क्योंकि हमें भरोसा है इस देश के प्रधानमंत्री पे कि उन्होंने हमें इस तरह का बनाया है कि हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप चाइना में रहते तो सवाल नहीं पूछ पाते, अगर आप पाकिस्तान में रहते तो सवाल नहीं पूछ पाते, अगर आप बांग्लादेश में रहते तो सवाल नहीं पूछ पाते। आप भारत में हैं, लोकतांत्रिक देश में हैं, इसीलिए सवाल पूछ पा रहे हैं। और ये हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं। फिर से मैं कहूंगा कि सिमरन जी जैसे लोग प्रदेश में, देश में और होने चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। जो लोग अपने स्वार्थ को सिर्फ आगे लेकर चलेंगे वो एक दिन देखिएगा खुद परेशान होंगे और पछताएंगे, क्योंकि समाज का विकास, सर्वग्र विकास तभी हो सकता है जब हर आदमी अपनी अकाउंटेबिलिटी समझे। हम सरकार को, हम देश को, हम अपनी मातृभूमि को क्या दे रहे हैं। अगर हम पत्रकार हैं तो सच्ची पत्रकारिता दे रहे हैं, हम अधिवक्ता हैं तो सच्ची अधिवक्ता दे रहे हैं, हम आम नागरिक हैं तो सरकार से सवाल पूछकर सरकार जहां गलत कर रही है उसे सही कर रहे हैं। सर, इनको जो है किन लोगों का संरक्षण है, क्योंकि जिस देश को लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती रही है उस देश में जो है जहां मुस्लिम देश है वहां पर जो है तबलीगी जमात बंद है, बैन है, और भारत में जो है इनको जो है देखिए, सबसे बड़ी बात कहूंगा कि किलों के दरवाजे अंदर से ही खुलते हैं। तो भारत में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी हैं, जो चाहते हैं कि भारत टुकड़ों के टुकड़ों में बटे। आज आप देखिए, अगर मिडिल ईस्ट का युद्ध अभी कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो भारत पूरे विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। एशिया में चाइना के बाद दूसरा कोई अगर अर्थव्यवस्था था तो वो भारत का था, और जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम थे सब फेल हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका हो गया या फिर अन्य जो डेवलप्ड देश हैं उनकी निगाह चाइना से तो बैर पर थी ही, भारत में से साथ साथ थी, क्योंकि भारत आने वाले समय में सेकेंड इकोनॉमिक स्टेट बनता और ऐसे में बहुत सारे राज्यों को तकलीफ होती। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ जेनजी रेवोल्यूशन हो, यहाँ पर यहाँ के प्रधानमंत्री जी को हटा दिया जाए या यहाँ पर आपस में लोग दंगे फसाद करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लोग कितना भी विरोध कर लें, ये इस देश के युवा अपनी मातृभूमि के लिए अपने सर कटा देंगे, लेकिन मातृभूमि के ऊपर कोई चोट आने नहीं देंगे, कोई आंच आने नहीं देंगे। क्या लग रहा है, जीत हो जाएगी? नहीं, देखिए, जीत तो पक्का होना है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में डायरेक्शन दिए हैं, और ये जो केस है ये बहुत ही मेंटेनेबल केस है कि आगे चलकर इसमें क्या क्या लेना पड़ेगा। हालांकि मैं कैमरे पे केस के बारे में पूरी बात नहीं बता सकता, लेकिन हमारी पहली और आखिरी मांग है कि अगर कोई फंड आ रहा है तो किस देश से आ रहा है, किस व्यक्ति के द्वारा आ रहा है, और उसको कहाँ कहाँ सही तरीके से खर्च किया जा रहा है। और ये जो कई बार से देखा जा रहा है कि धर्मांतरण को सपोर्ट करना या आतंकवादियों को सपोर्ट करना, ये कह देना कि गैस जो है ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट नहीं हुआ था, इस बात पर भी इसमें कुछ है, लेकिन अभी हम पूरे तरीके से इसको नहीं बता सकते। सर, समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आपने सुने, भारत में तबलीगी जमात बैन होना चाहिए, और ये दावा करने वाले सिमरन गुप्ता जी थे और इनके वकील विशाल सिंह थे। इनका जो राय था रखे, बाकी आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।